हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड में जाके लाइक ज़रूर करोगे, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज़ व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ मैग्नेट। तो मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है बेटा जो किसी भी लोहे की चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना। अब इस मैग्नेट का बेटा जो है वो 2-3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैग्नेट जो है वो बेटा 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट, एक होती है परमानेंट मैग्नेट, और दूसरी होती है टेम्परेरी। तो अभी अगर मैं परमानेंट की बात करूं, मतलब ये ज़्यादातर जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो होती है नेचुरल, है ना, और टेम्परेरी होती हैं जो हम लोग बनाते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, ये मैन मेड हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। परमानेंट का स्ट्रॉन्ग फील्ड तो नहीं होता, मीडियम फील्ड होता है, ठीक है, मीडियम मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड अभी हम पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं टेम्परेरी की बात करूं तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इसका, ठीक है। ज़्यादातर इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, इसका स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, वीक भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करेगा किसी चीज़ पे, वो हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट्स का आपको ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है बेटा, आपका बेसिक शुरू होता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो आइए सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। तो आप सभी ने मैग्नेट देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक मैग्नेट पड़ी है, नॉर्थ साउथ, है ना। तो एक मैग्नेट है यहाँ पे, तो मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होगा बेटा, इस मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होगा जिसके अंदर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील कर सकते हैं। इट मीन्स कि कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा, अगर मैं आयरन की नेल यहाँ पे रख दूंगा, इस रीजन के अंदर यहाँ पे कहीं पे रख दूंगा ना बेटा, तो वो वहाँ पे चुंबक की ओर खिंची आएगी। मैग्नेट मतलब चुंबक, तो चुंबक की ओर खिंची आएगी और उसके साथ चिपक जाएगी। इट मीन्स कि अगर मैग्नेट यहाँ पे पड़ी है तो उसका एक रीजन है जिसके अंदर वो काम कर रही है। उस रीजन से बाहर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से जो आयरन नेल है वो नहीं चिपक पाएगी। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक मैग्नेट है, ठीक, ये समझ लो कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं कि सपोज इसका रीजन ये रहा, इस रीजन के अंदर अंदर ही मैग्नेट काम कर रही है, ठीक है। अब बेटा अगर मैंने एक चुंबक के पास एक सपोज करो मैंने आयरन की नेल रख दी, सपोज यहाँ पे एक आयरन नेल रख दी, एक आयरन नेल यहाँ पे रख दी, ठीक है, एक आयरन नेल मैंने यहाँ पे रख दी, एक आयरन नेल मैंने यहाँ पे रख दी, और एक आयरन नेल मैंने यहाँ पे रख दी। अब आप खुद ही बताओ बेटा, ये जो ब्लू कलर से मैंने आयरन नेल्स बनाई, इनमें से कौन सी आयरन नेल जो चुंबक के साथ चिपकेंगी बेटा, जो इस फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर आएंगी, वही मैग्नेट की तरफ आएंगी। समझ आ गई बात सभी को। तो ये एक रीजन है बेटा जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकती है। ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्लियर हो गया सभी को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब ये फील्ड जो है बेटा वो छोटी छोटी इमेजिनरी लाइन से बना हुआ है। वो इमेजिनरी लाइन कुछ इस तरह से होंगी, सपोज करो ये एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, और ऐसे एक इमेजिनरी लाइन में नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये जो दो मैंने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, ये इंटरसेक्ट मत करना यहाँ पे, अब थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, अलग अलग बनाना दोनों को। ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा मैं आपको पीपीटी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको टैली कर लेना, ठीक है। वीडियो बहुत आराम से चलेंगे हम लोग, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करूँगा, पर फिर भी कोशिश है कि कम समय में आपको अच्छी वीडियो दे सकूँ। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप समझ गए हो, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बेटा वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर हो गया बेटा सभी को। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट क्या था? एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी आयरन पीसीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक बेटा। अभी दूसरी चीज़ पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था? रीजन अराउंड मैग्नेट, जिसके अंदर हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को फील कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे बनी थी? मैग्नेटिक फील्ड किससे बना था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड
लाइन से बना था वो। क्लियर है बेटा? चलिए अब यहाँ पे समझेंगे हम जल्दी से। चलिए पीपीटी में भी देख लेते हैं जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड क्या था? रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। यस, हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे बेटा? ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में, या फिर सीधा ही 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख दिया हमने, 3 इधर रखी, 3 इधर रखी। तो जिस तरफ को साउथ पोल होगा ना बेटा, देखो एक चीज़ आप याद रखो, एक रूल हो, रूल ऑफ ऑपोजिट्स, वो आप याद रखना है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। क्या कहता है वो? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। हमेशा ऑपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बेटा। ठीक बेटा? अगर मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा और कंपास वहाँ पे कौन सा पोल बनाएगी? साउथ पोल बनाएगी। अगर मैंने मैग्नेट का साउथ पोल के पास कंपास रखी तो वहाँ पे नॉर्थ पोल दिखाएगा कंपास का। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये ऑपोजिट पोल्स हैं और ऑपोजिट पोल आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। ठीक, अगर मैं सेम पोल रखता तो सेम पोल जो हैं बेटा वो रिपेल करते हैं, ये भी आप याद रखो। ठीक है बेटा? ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल यानी कि नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के सामने नॉर्थ रखोगे तो वो रिपल्शन करेगा। ठीक है? साउथ के सामने साउथ रखोगे तो वो रिपल्शन करेगा। तो ये सारी चीज़ें बेटा मैग्नेट के अंदर हो रही होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ये स्लाइड समझ आ गई। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे जी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड द मैग्नेट अलॉन्ग विच नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट कंपास नीडल टेंड्स टू मूव। यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपकी एक मैग्नेट है और इसके अराउंड एक इमेजिनरी लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की हमारे पास जो है इमेजिनरी लाइंस बनेंगी जो बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हुई दिखेंगी हमें। ठीक है? तो बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हमने खुद ड्रॉ की हैं। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको जाती हुई दिख रही होंगी, पर एज सच हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है बेटा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज एट नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। अब इमर्ज और मर्ज का मतलब समझिए। इमर्ज का मतलब है निकलना और मर्ज का मतलब है यहाँ पे कि उसमें अंदर जा रही हैं। ठीक है? तो आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये मैग्नेट है। चलिए यहाँ पे अभी मैग्नेट बनाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे सपोज ये आपका मैग्नेट है बेटा। ठीक, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से ये लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी और साउथ से होते हुए अंदर से होते हुए फिर से वापस इधर को आएंगी। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ सही से, कुछ ऐसा होगा। ठीक है? और ये आपकी मैग्नेट है। तो बाहर से अगर देखूँगा कुछ ऐसा होगा और अंदर से कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल के वो वापस कहाँ पे आती है? साउथ पोल पे। तो यहाँ पे इमर्ज हो रही है, यहाँ पे मर्ज हो रही है। ठीक है? तो आपको समझ लग गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं। तो फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती हैं आउटसाइड अ मैग्नेट। आउटसाइड मैग्नेट। ठीक है? तो नॉर्थ टू साउथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपको पूछा गया इनसाइड तो वो होगा साउथ टू नॉर्थ। क्यों होगा बेटा? अंदर की तरफ देखो, ये साउथ टू नॉर्थ ही जा रही है ना, तो ये होगा इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप समझ लग गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, पहली प्रॉपर्टी हमने लिख लिया। दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स। अब देखिए ये पोलर एरिया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे इन दोनों के पास वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होती हैं ये, तो बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती हैं और जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है। पर ये एक्चुअली में क्या है? पैरेलल टू ईच अदर हैं। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। अगर पैरेलल होंगी तो बेटा इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही बोल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बेटा। ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये अगर मैग्नेट है, ठीक है, और इसके अराउंड अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही ड्रॉ करूँ सिर्फ, ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं कंपास रखूँ तो वो वहाँ से टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ, सर्कल बनता है ना, जैसे सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे, हमने 10th में पढ़ा है अभी भी, ठीक है। तो टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो टेंजेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है बेटा। अगर वो टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, अब अगर बाई चांस सपोज मैं दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दूँ कुछ ऐसा कि वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करके है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक और डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, ठीक है। तो टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कहीं पे, एक ही पॉइंट पे किसी भी चीज़ की दो डायरेक्शन, एक इधर को भी एक इधर को भी, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल बेटा, ठीक है। तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप याद रखोगे इसका आंसर बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। एक और चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसीलिए वो कहीं पे इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेन पॉइंट्स यही है बेटा, बाकी आपको मैंने बता ही दिया है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स में से आपको फर्दर आगे भी पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप नॉर्मल टॉपिक मत समझ के चलिए, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे देखेंगे। अब करंट कैरिंग कंडक्टर भैया मैग्नेट कैसे बन सकता है ना, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक कंपास को किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रखते हैं, जैसे कोई वायर है, सपोज ये आपकी वायर है, यहाँ पे ये देखिए ये वायर है आपकी, इसके पास में अगर मैं कंपास रखता हूँ ना बेटा, तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि वहाँ पे या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल कुछ तो होगा। कंपास तभी डिफ्लेक्ट करती है व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अगर वायर की मैं बात करूँ, वायर के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो करंट के कारण बना है, तो इसीलिए अगर हम इसके पास में कंपास रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना होगा और कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम कुछ डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे थोड़ा सा, उसको समझने के लिए यहाँ पे देखो बेटा, बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा रब करके आपको बना के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ ये मेरी वायर है बेटा, ठीक है, और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना बेटा, वो बनेगा राइट हैंड थंब रूल से। आप इस रूल को याद रख लो, राइट हैंड थंब रूल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो आज थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से देख लो ताकि कंफ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो सके। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है बेटा, वो ये बोलता है कि अगर आपका राइट हैंड का अंगूठा बिल्कुल ऊपर करो, सभी जन अभी इस वीडियो को देखते देखते फटाफट, और अपनी उंगलियों को रैप कर लो, किस साइड को रैप हो रही है वो देखो, आपकी फिंगर्स किस तरफ को रैप हो रही हैं वो देखोगे। तो अगर आप अपना थंब ऊपर की तरफ कर रहे हो तो फिंगर जो है आपकी वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज रैप होंगी, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपके फिंगर कुछ ऐसे रैप होंगी, ठीक है। आप करके देख लेना बेटा, अंगूठा ऊपर रखना राइट हैंड का, इस वायर की डायरेक्शन जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है बेटा, ये मैंने शो की है, और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अपवर्ड है, ठीक है, आपका थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, आपका थंब अगर अपवर्ड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी समझेंगे आगे जाके, ठीक है। अगर आपका थंब डाउन की तरफ कर लो, बिल्कुल अभी डाउन की तरफ कर लो, थंब को डाउन कर लो, और अब फिंगर रैप करोगे तो फिंगर रैप करोगे तो आपकी फिंगर रैप होंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर बेटा आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज तो आपका साउथ पोल बनता है, अगर क्लॉकवाइज है तो आपका बनता है नॉर्थ पोल। वो कैसे बनेगा बेटा, देखो जरा साउथ पोल ड्रॉ, सॉरी उल्टा कर दो बेटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका बनेगा, देखिए यहाँ पे ये साउथ पोल है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा, एक ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपका क्लॉकवाइज में हमेशा कौन सा पोल बनता है बेटा, साउथ पोल, ठीक है। मिस्टेक होगी यहाँ पे, करेक्ट कर लिया हमने। तो क्लॉकवाइज में हमेशा साउथ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल अगर मैं ड्रॉ करूँ बेटा तो नॉर्थ पोल कुछ ऐसा होता है, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है।
क्लियर है, सभी को समझ आ गया कौन सा पोल कहाँ पे बनना है, तो मैग्नेट के दोनों पोल बन जाएंगे। ठीक बेटा, तो यहाँ से पता लग रहा है कि अगर हमने किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी अगर डायरेक्शन देखनी है तो हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल बेटा। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते क्या लिखा है। अगर हमारे पास करंट नॉर्थ टू साउथ तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल क्या होगी, इज टुवर्ड्स द ईस्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा फंडा अलग है। अगर हमारा यहाँ पे देख लो नॉर्थ टू ईस्ट है तो मैंने बोला था ना एंटी क्लॉकवाइज चलेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी और यहाँ पे और क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी डायरेक्शन जो है वो डिफाइन हो जाएगी। ये पॉइंट्स आप पढ़ लोगे अभी के अभी। देखो यहाँ पे इन दोनों से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, कुछ नया खास चीज़ नहीं है। यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपका करंट की डायरेक्शन जो है नॉर्थ टू साउथ है तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपका करंट जो है वो बेसिकली है नॉर्थ टू साउथ है तो वेस्ट की तरफ नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी और हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पे किस तरह का करंट और मैग्नेटिक फील्ड है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब किस फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा, इस तरह से घूम रहा होगा बेटा। ठीक है, और इट कैन ऑब्जर्व बाय पासिंग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू अ कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स ऑन इट। मतलब यहाँ पे हम अगर इस बोर्ड के ऊपर ऐसे वायर क्रॉस कर दें इसके बीच सेंटर में से और यहाँ पे आयरन फिलिंग्स अगर फेंक दें तो वो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अब जल्दी से, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट चलिए, राइट हैंड थंब रूल मैंने अभी आपको समझाया बेटा कि आपको किस तरह से होता है। जो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं तो वो किस तरह से पता लगती है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ भी लो। देखिए, राइट हैंड थंब रूल समझना और लिखना दोनों चीज़ें आनी चाहिए ना आपको, समझा मैंने दिया है। इट स्टेट दैट इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड, अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हो बेटा, सच दैट द थंब पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपका थंब अगर करंट की डायरेक्शन में है, देन द फिंगर रैपिंग अराउंड द कंडक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर रैप होंगी वही डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। चलिए, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अगर मैं एक सर्कुलर लूप लूँ बेटा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखूँ, ठीक है, तो वो किस तरह से डिफाइन होगा या होगा वो हम देखेंगे। चलिए, ये मान लिया कि हमने यहाँ पर ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है बेटा, ठीक है, जिसको मैंने बैटरी की कनेक्ट करके उसमें करंट पास किया, तो ये बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहाँ से होता हुआ इस तरह से, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, इसी तरह से वो आपका फ्लो कर रहा होगा। मेरा आपको कर्सर दिख रहा होगा, कर्सर पे ध्यान दीजिए, तो करंट इस तरह से होता हुआ फ्लो कर रहा होगा इस कॉइल में। समझ आ रही बात मेरी? ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से प्रोड्यूस होगा हमारे पास, दो तरफ से, ठीक है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए समझते हैं बेटा। चलिए, तो ये मेरा एक सर्कुलर लूप है, सपोज करो ये मेरा एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसको मैंने कनेक्ट कर लिया बैटरी से, ठीक है, की वगैरह लगा देना। तो करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है, तो कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा, ठीक है बेटा। तो करंट यहाँ से होता हुआ ऐसे ऐसे जाता हुआ यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन देखो तो वो अपवर्ड है और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक। करंट को हम आई से डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो अभी राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पे अगर अपवर्ड है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे डाउनवर्ड है तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, दैट इज़ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ क्या फॉर्म हो जाएगा, साउथ पोल फॉर्म हो जाएगा, तो यही आपका मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको वही चीज़ बता रखी है, ध्यान से अगर समझ के करोगे तो हो जाएगा।
चलिए इसको थोड़ा और देख लेते हैं। When a current is passing through a circular loop, the magnetic field produced in the form of concentric circles, तो यहाँ पे भी concentric circles ही फॉर्म करेंगे, ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों रीजन के अराउंड फॉर्म होंगे, ठीक है। Towards the center, arc of circle become larger and appears a straight line, तो बिल्कुल सेंटर पे पास आते आते जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हमारे पास है सॉलिनॉइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सॉलिनॉइड। तो पहले तो सॉलिनॉइड होता क्या है, तो सॉलिनॉइड मैं आपको बता दूं बेटा, बेसिकली एक डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए काम आती है, ठीक है। यानी कि एक तरह की कह सकते हो टेम्परेरी मैग्नेट ही होती है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है बेटा, यहाँ पे जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है दैट इज़ सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके अराउंड मैंने एक तार वाउंड कर दी है इस तरह से, देखिए ये वायर मैंने वाउंड कर दिया है, ठीक है, और इसको लगा दिया एक बैटरी से। तो इसमें करंट फ्लो करेगा बेटा, ऐसा नो, ठीक है, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल। नॉर्थ कैसे बना होगा बेटा, वही चीज़ है, आपको राइट एंड थंब रूल से पता लग जाएगा, ठीक है, राइट एंड थंब रूल समझ के करना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सॉलिनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर इन अ शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द सॉलिनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या बन जाती है, बार मैग्नेट बन जाती है, ठीक। द एंड ऑफ द सॉलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये पोल जो है नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सॉलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट, इसीलिए इसको हम लोग बार मैग्नेट की तरह बिहेव भी करते हैं, बोलते भी हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, अब यहाँ पे किस चीज़ पे निर्भर करेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि अगर सॉलिनॉइड है तो उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी किस पे निर्भर करेगी, वो दो चीज़ों पे निर्भर करती है बेटा। एक तो है कि हमने कितना करंट दिया इसमें, ठीक है, आई की वैल्यू पे निर्भर करेगा, और दूसरा है कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहाँ पे, ये ऐसे ही जितनी कॉइल कितनी बार घुमाई होगी मैंने कॉइल, ये ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं म्यू, यहाँ पे हमने लिखा है। तो बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू एन आई, म्यू इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एन इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज़ अ करंट बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है। एक तो है करंट, जितना करंट ज़्यादा देंगे उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। दूसरा है जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे बेटा उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यही दो फैक्टर्स है जिन पे निर्भर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सॉलिनॉइड का ही केस बता रखा है आपको। चलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे आ जाते हैं बेटा। सॉलिनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है बेटा, ठीक है, पर अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्मली कैसी होगी उसके लिए थोड़ा सा फंडा अलग है। देखिए, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। अगर मैं सॉलिनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं बेटा, ठीक है, तो वो बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने बोला ना इलेक्ट्रोमैग्नेट और सॉलिनॉइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सॉलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस हम समझते हैं अभी। चलिए, तो सॉलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस समझना है। देखिए बेटा, अगर मैं सिर्फ कॉइल लेता हूँ, सर्कुलर कॉइल, सपोज करो ये ऐसी एक सर्कुलर कॉइल है मेरी, ये मेरा है सॉलिनॉइड, ये क्या है मेरा सॉलिनॉइड। अगर इसी सॉलिनॉइड के अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दूँ, ये मेरी आयरन कोर है, अब इसके अंदर इसके अराउंड मैंने वायर्स को बाउंड किया, सपोज ऐसे बाउंड कर दिया मैंने, ठीक है, तो सपोज ऐसे बाउंड करके ये मैंने कर दिया। तो अब ये मेरी बन गई सॉलिनॉइड से क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। क्लियर है सभी को, ज़्यादा फर्क नहीं होता इन दोनों में, वो वायर बाउंडेड है, बस वहाँ पे क्या होगा सॉफ्ट आयरन कोर होगी। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ आयरन मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन को हम मैग्नेटाइज करने के लिए सॉलिनॉइड का यूज़ करते हैं व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। अगर उसको कॉइल के अंदर रख दूँ तो ऐसी मैग्नेट्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं बेटा। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर वाउंडिंग अराउंड द पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो वह किस तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा, मैग्नेट की तरह बिहेव कर लेगा। या आप घर पे भी कर सकते हो, आयरन की नेल लोगे, उस पर कॉपर वायर वाउंड कर दोगे बेटा। वाउंड करने के बाद एक बैटरी, स्ट्रॉन्ग बैटरी से रखना बेटा, छोटी बैटरी से नहीं बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग बैटरी रखोगे तो ये आपकी जो आयरन नेल है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगी, ठीक।
ठीक है बेटा। और इसको जब तक बैटरी आप ऑन रखोगे तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे ही आप ऑफ कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, मतलब क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो देखिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं किसी करंट कैरिंग एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो उसके अंदर एक फोर्स लगती है बेटा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे है, इफ़ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड exerts a force on a magnet, then a magnet should also exert a force on current carrying conductor. इट मीन्स कि अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो पहले तो वो जो कंडक्टर है वो फोर्स लगाएगा मैग्नेट के ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो उसी के रिएक्शन में मैग्नेट भी जो है वो फोर्स लगाएगी किस पे बेटा, करंट कैरिंग एलिमेंट पे। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो, हॉर्सशू एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी बना होगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब डायरेक्शन देखेंगे फोर्स की कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है। करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन कुछ और है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी अब वो देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है बेटा, जिस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें यही बताता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। तो लेफ्ट हैंड रूल है, तो आप फटाफट अपनी 3 फिंगर्स, कौन कौन सी बेटा, एक तो थंब अपना, और सबसे पहले फ्रंट फिंगर और एक मिडल फिंगर, तीनों अपनी स्ट्रेट म्यूचुअल परपेंडिकुलर इस तरह से आप रख लेंगे। देखो बेटा यहाँ पे डायग्राम में बहुत क्लियरली बता रखा है। तो इस तरह से रखने से आपके पास क्या होगा, अब ये 3 चीज़ें दर्शाती हैं हमें। जो हमारा जो थंब है बेटा, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स आप लगेगी कंडक्टर पे जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जो होगी आपकी वो मिडल फिंगर शो करेगी, ठीक है। और ये जो है आपकी 4 फिंगर जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। तो यही आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो दर्शाता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चलिए तो इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। स्टेट दैट इफ़ वी होल्ड द थंब, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम तीनों फिंगर्स को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं बेटा, तो हमारा जो थंब है, जो हमारी 4 फिंगर है दैट इज़ पॉइंटेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगी। तो हमारा जो थंब होगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन, जो भी तुम कह सकते हो, ठीक है, कि आपका जो कंडक्टर है उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको आप अच्छे से कर लेंगे बेटा, क्योंकि आपके जो मोटर वगैरह के रूल्स है वो सब इसी के बेसिस पे आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तक जितने भी टॉपिक किए हैं, एक तो हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सॉलिनॉइड इंपॉर्टेंट था आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंपॉर्टेंट थी, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बेटा, इंडक्शन का मतलब आप याद रख लो बेटा, ज़िंदगी में कहीं पे भी इंडक्शन आए तो आप याद रखोगे इंडक्शन मीन्स पैदा करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है ना, मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, द मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल और चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल। इट मीन्स कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूँ, है ना, उस कॉइल से रिलेटेड जो है उसके मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं चेंज करूँ तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज। जहाँ पे वोल्टेज बनेगी वहाँ पे क्या पैदा होगा बेटा, करंट इंड्यूस होगा, तो वहाँ पे इंड्यूस करंट बनता है। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको किसने खोजा था, दैट इज़ माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने EMI बताया था हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। अगर मैं मैग्नेट को रोटेट करता हूँ किसी कॉइल के अराउंड, तो वहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा बेटा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने से क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक मैग्नेट को एक कॉइल के अंदर ऐसे घुमाया, इनसाइड अंदर लेके गया, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आई मेरे पास,
गैल्वेनोमीटर की हेल्प से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ को होगी। अगर मैं इस कॉइल को बाहर की तरफ, ये जो मैंने डाली है नॉर्थ साउथ वाली, इसको अगर मैं बाहर की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट होगी। इट मीन्स के करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। ऑपोजिट तो नहीं होती, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, पर फिर भी हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे अगर देखेंगे तो वो उसके उल्टा ही चलेगी। आप इनसाइड लेके जाओगे तो करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, अगर आउटसाइड लेके जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन उसके दूसरी तरफ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका हो गया EMI। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन आपको इस बार जो सैम्पल पेपर आए हैं आपके उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर अब मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ हमारे पास कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको चेंज करता हूँ तो इंड्यूस करंट तब भी पैदा होता है हमारे पास, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे तो देख रहे हैं, हमने 2 कॉइल्स ली, एक कॉइल 1 एक कॉइल 2, ठीक है, और दोनों को कनेक्ट कर दिया, एक को बैटरी के साथ और दूसरे को गैल्वेनोमीटर के साथ शो कर दिया हमने, ठीक है। अब जैसे ही बेटा इफ़ अ करंट डिस्कनेक्टेड, अगर करंट डिस्कनेक्टेड है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी सेकंड कॉइल में, ठीक है। यहाँ से पढ़ो बेटा, इफ़ करंट इज़ पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल, अगर मैं करंट पास करता हूँ फर्स्ट कॉइल में, द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन इन सेकंड कॉइल। मगर इसमें अगर करंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, दूसरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर जो लगा है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इफ़ करंट इज़ डिस्कनेक्टेड, अगर मैं करंट बंद कर दूँ, वहाँ पे बैटरी ऑफ कर दूँ बेटा, तो नीडल विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नीडल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। दिस शोज दैट करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पर मैं बैटरी की हेल्प से करंट दिया, करंट ने बनाया मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बेटा। जब एक कॉइल के कारण दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पे करंट पैदा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने कुछ रीडिंग दी, यानी कि डिफ्लेक्शन शो की। क्लियर हो गया बेटा सभी को। तो ये आपका सेकंड पार्ट है जिससे हम इंड्यूस करंट बना सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले में हमने मैग्नेट को रोटेट किया था, फर्स्ट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने मैग्नेट को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूव किया था, ठीक है, मोशन ऑफ मैग्नेट था, जिससे हम इंड्यूस करंट बना सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास जिससे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग जो है वो इंड्यूस करंट बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों तीनों चीज़ें समझ लग गई हैं अच्छे से। ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट एनी 2 मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट वाला ये था आपका और सेकंड वाला ये मेथड है आपका, ठीक है। चलिए अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी कर लेते हैं। राइट हैंड रूल हमें ये बताता है बेटा कि जो आपका इंड्यूस करंट पैदा होगा, है ना, इंड्यूस करंट जो बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में बेसिकली आप राइट हैंड के तीनों फिंगर्स, यानी कि आपका थंब, 4 फिंगर और ये मिडिल फिंगर तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर आप कर लेंगे तो आपका जो हमारे पास आपकी जो 4 फिंगर है दैट शोज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और आपका थंब जो है वो मोशन और फोर्स बताएगा उस कंडक्टर की, और आपका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, दैट इज़ योर मिडल फिंगर, ठीक है। दैट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आई होप आपको समझ लगा राइट हैंड थंब रूल क्या है, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है बेटा, सॉरी बेटा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब कुछ पार्ट है जैसे यहाँ पे ACDC आपको कट गया है इस बार, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। देखो कुछ सीखने में हमारा कुछ नहीं रहता, जीवन में बहुत जगह पे ये काम आएंगे आपको। सबसे पहले आपका DC यानी कि डायरेक्ट करंट, दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट। DC करंट बेटा बेसिकली क्या है कि 1 डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है किसी भी तरह का, ठीक है। तो अब DC करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, AC करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखो। ये यहाँ पे ग्राफ बना रखा है मैंने, देखो ये DC करंट का है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है करंट वर्सेस टाइम की। पर ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करूँ बेटा, नाम से पता लगा ऑल्टरनेट है तो एक बार पॉजिटिव जाएगा एक बार नेगेटिव जाएगा। तो इस तरह का आपका साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो AC और DC में आपको डिफरेंस भी कई बार पूछा जा सकता है, पर फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में से नहीं है। अगर होगा तो आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक खास बात है बेटा, DC में जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास, तो किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, नंबर ऑफ वेव्स नहीं होंगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड में कितनी ट्रेवल की है ना। तो यहाँ पे AC में ही सिर्फ जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी होगी, बट DC में किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अब नॉर्मली हमारे घरों में जो करंट आता है बेटा, वो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है दैट इज़ 220 वोल्ट, और करंट रेटिंग आपकी 8 से 16 एम्पियर, डिपेंड्स अपॉन योर लोड, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा दैट इज़ 50 हर्ट्ज़,
50 हर्ट्ज़ का मतलब है 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव हो गए वो आपके घर तक पहुंचता है, ठीक है, 1 सेकंड में, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक सर्किट या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसमें से भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बेटा करना है, आपको सिर्फ समझना है कि डोमेस्टिक सर्किट किस तरह से डिज़ाइन होता है। आपके घरों में जो वायरिंग होती है वो आप याद रखोगे वो पैरेलल वायरिंग होती है। उसका एक ही रीज़न है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि पैरेलल वायरिंग में ऐसा होता है कि अगर एक ही अप्लायंस मेरा ख़राब हो जाता है तो उसमें जो है पूरे घर का सर्किट बंद नहीं होता है, ठीक। पर अगर सीरीज़ में अगर हम कनेक्ट करेंगे अपने घर के सारे अप्लाइंसेस को, तो अगर एक भी अप्लाइंस आपका ख़राब हो जाएगा तो पूरे का पूरा सर्किट जो है वो शट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉल्ट ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, पर पैरेलल में ऐसा नहीं होता। चलिए तो अब समझते हैं हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है। देखिए आपको जो घरों के बाद जो गलियों में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं वहाँ से ये 2 लाइन्स आ रही हैं, एक को हम बोल रहे हैं फेज़ और दूसरे को बोल रहे हैं न्यूट्रल, ठीक है। ये दोनों पोल फ्यूज से होते हुए आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर से पहुंचते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर जो होता है आपके घरों के बाहर जो मीटर रीडिंग के लिए आते हैं ना लोग, तो वहाँ पे जब मीटर लगा हुआ वहाँ से आपके घरों में यहाँ पे ये देखिए वहाँ से 2 और ये तीसरी तार आती है आपके पास। 2 तार तो है, जो लाल वाली जाती है फेज़ जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर, ब्लैक वाली जो आपकी वो दैट इज़ न्यूट्रल वायर, और तीसरी है ग्राउंड। ग्राउंड बेटा हम यूज़ करते हैं ओवर करंट या फिर ओवरफ्लो ऑफ करंट के कारण उसको डिफ्यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सेस करंट यहाँ से होते हुए फ्लो करके ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। ये अप्लाइंसेस की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अब लाइव वायर जो है वो यहाँ से गई है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गई, और जो न्यूट्रल है वो इस तरह से आपके मेन जो एमसीबी लगा होता है वहाँ से होते हुए आपके घरों में अलग अलग जो स्विचेज़ है वहाँ पे पहुँच गई। ये आपके घर के स्विचेज़ हैं, ठीक। तो देखिए लाइव वायर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर ये स्विच काम नहीं कर रहा है बट लाइव वायर तो यहाँ से होते हुए इसमें भी पहुँच रही है, इसमें पहुँच रही है, इसमें पहुँच रही है, तो ये बेसिकली एक पैरेलल सर्किट आपको बना के बता रखा है। और न्यूट्रल जो होता है ना बेटा उसको सब सारे जितने भी घर के हमारे न्यूट्रल्स होते हैं ना उन सभी को हम कॉमन कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे कॉमन कर रखा है, ठीक है। और फेज़ को भी हम अलग से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक ही तार लेते हैं उसको पूरे घर में घुमाते हैं और वहाँ से हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मीटर से एक एक तार लेके चलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपके घरों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। चलिए कुछ प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस भी देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, जनरली मेड अप ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर, यानी कि हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लाइंसेस फ्रॉम अ डैमेज ड्यू टू द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो जब भी हमारे घर में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज़ क्या है मेल्ट कर जाएगा और हमारे घर के अप्लाइंसेस को बचा लेगा एक्सेस करंट फ्लो करने से, ठीक है। तो बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये नहीं आने हैं टॉपिक आपको इतने, फिर भी आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे लेके पढ़ें, आप पढ़ सकते हो पूरे। मैंने समझाने के लिए जितना समझा सकता हूँ आपको समझाया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है बेटा कि कई बार क्या होता है कि आपके घरों में पीछे से ही वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइव वायर या फिर न्यूट्रल वायर जो है अगर वो इन कांटेक्ट में आ जाते हैं तब भी ऐसा होता है कि ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सिंगल सॉकेट में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ओवर हीटिंग होगी जिसकी वजह से आपके घरों के सर्किट डैमेज हो सकते हैं, अप्लाइंसेस डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, आग भी लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट भी यही चीज़ है, जब भी लाइव वायर इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर आएगी, ठीक है, मतलब वो जुड़ जाए आपस में, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जुड़ जाए तो स्पार्किंग होती है और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट जो है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो करता है आपके सर्किट में, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है, फायर आग लग सकती है और डैमेज हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। तो फ्रेंड्स यही है आपका ओवरऑल चैप्टर, ठीक है। आई होप मैंने जितना मतलब आपको समझाया आई होप आपको समझ लग गया होगा बेटा, ठीक है। अब आपको 2 चीज़ें करनी है इस वीडियो को देखते देखते फटाफट, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता लगे भैया आपको कितनी समझ आई है। अगर समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट का ऑप्शन है, तो कमेंट में आप लिखिए कि आपको क्यों नहीं समझ आई, या अगर आपके पास टाइम है तो कुछ और मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बेटा, और बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आप धूम मचा दो उसमें अच्छे से। और भी चैप्टर्स की वीडियो मेरे चैनल में हैं, अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैथ्स की वीडियोज़ भी मैं बनाता हूँ, तो मैथ्स एंड साइंस के लिए स्पेशल ये चैनल है आपके लिए। क्लास 10th और इवन मैं +1 और +2 को भी पढ़ाता हूँ बेटा, मेडिकल नॉन मेडिकल। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अभी आपके +1 में भी हेल्प होगी, +2 में भी हेल्प हो जाएगी साथ साथ में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।